नमस्कार। इन 24 न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में कुछ खास मेहमान मौजूद हैं। क्यों मौजूद है पहले मैं आपको वो बता दूं। 19 जून को बॉलीवुड में एक नई फिल्म आ रही है, रिलीज होने वाली है, जो आपको ये बताएगी कि आखिर आपके जीवन में आपके पिता की जगह क्या है। बहुत बार इग्नोर करते हैं, इग्नोर शायद सही शब्द नहीं होगा, बहुत बार शायद हम पिता के संघर्ष को, उनके त्याग को हल्के में ले लेते हैं, और असल में एक पिता किसी के जीवन में क्या महत्व रखता है, उस पूरे संघर्ष को, वो पूरी जर्नी को दिखाती ये फिल्म है। फिल्म का नाम है समर्पित, द फादर। और क्या कुछ है फिल्म में, यही बताने के लिए फिल्म से जुड़ी कास्ट हमारे साथ हैं, जो आपको खुद बताएंगे कि आखिर ये फिल्म क्यों इतनी खास है, क्या कुछ इसमें है, और आप जब सिनेमा घर में इस फिल्म को देखने जाएंगे तो अपने साथ किस तरह की भावनाएं और इमोशंस लेके लौटेंगे। बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ इस स्टूडियो में फिल्म के स्टार कास्ट, डायरेक्टर इहसान खान जी और साथ ही एक्टर अंकित यादव, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। फिल्म के बारे में हमने सुना, अभी टीजर रिलीज हुआ है और ट्रेलर आया है, फिल्म का पोस्टर लॉन्च हुआ है। लोगों को बहुत सारे एक्साइटमेंट हो रहे हैं कि आखिर फिल्म में है क्या। आपसे ही जानना चाहेंगे, सोच जो है इस फिल्म की समर्पित द फादर क्या है और क्यों ये फिल्म बनाने का विचार आपके मन में आया। डायरेक्टर साहब से ही जानना चाहेंगे हम पहले। तो मैम बेसिकली क्या होता है कि फादर एक बहुत ही प्यारा रिश्ता होता है। दुनिया में काफी रिश्ते होते हैं, लेकिन बाप का और बच्चे का बहुत ही प्यारा एक रिश्ता होता है। कहीं ना कहीं हम सुपर हीरोज बाहर ढूंढते हैं, लेकिन हमारे घर में भी एक सुपर हीरो होता है जिसको हम फादर कहते हैं। तो सुबह निकल जाता है, सारा दिन स्ट्रगल करता है और रात में वापस आता है और हमको वो सब देता है जो हमको कहीं ना कहीं लाइफ टाइम के लिए चाहिए होता है। तो मैंने देखा कि आजकल के जमाने में ये चीज थोड़ी सी मिसिंग है। मतलब हम अपने पेरेंट्स को अप्रिशिएट ही नहीं करते हैं। वो इवन उल्टा हम उनसे ये शिकायत करते हैं कि आपने हमारे लिए किया ही क्या है। मैंने बहुत सुना आजकल के बच्चों को, जिनजीज को, कि आपने फादर हमारे लिए किया ही क्या है, और किया भी है तो आपने कुछ इतना बड़ा वो नहीं किया, एहसान नहीं किया, क्योंकि ये तो सबके मॉम एंड डैड का फर्ज है करना। तो मैंने देखा जब ये कि आजकल जो आप लोगों के पास ईच एंड एवरीथिंग कंफर्ट की है, वो सब प्रोवाइड किया है आपके डैड ने, और वो डैड ने आज फौरन ही नहीं कर दिया सब। उसके पीछे 90s की, 2000s की उनकी कितनी मेहनत थी, जब सब कुछ इतना डिफिकल्ट था लाइफ में, इतना इजी नहीं था जितना आज की डेट में हो गया टेक्नोलॉजी की वजह से। तो कहीं ना कहीं उनको आप अप्रिशिएट करें, अपने फादर को और उनके स्ट्रगल। ये फिल्म देखने के बाद हर यूथ अपने डैड को हक करके कहने वाला है दैट वी लव यू एंड यू हैव डन अ लॉट फॉर अस। ब्यूटीफुल, बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम अक्सर सुनते आए हैं कि माता पिता का जो रोल है वो आपकी लाइफ में किस कदर इम्पॉर्टेंट है, आपको उनको अहमियत देनी चाहिए। लेकिन जिस तरह का लाइफस्टाइल आजकल है, लोग इन चीज़ों को बहुत ध्यान नहीं दे पाते हैं। ठहरिए, समझिए कि आपके जीवन में कौन इम्पॉर्टेंट है, उसका क्या रोल है। अंकित यादव जो इस फिल्म के एक्टर हैं, उन्होंने बहुत बखूबी इस रोल को निभाया है। सबसे पहले अंकित जी आपसे समझना चाहेंगे, जो सोच है इस फिल्म के पीछे, जैसा कि इहसान खान जी ने भी हमको बताया, आपके हिसाब से ये फिल्म करने के पीछे आपकी वजह क्या थी? मैम, ये फिल्म जब मैंने की तो मैं इसमें बेटे का कैरेक्टर प्ले करना चाहता था, और एहसान जी जो हमारे डायरेक्टर हैं, उनको हम पे बहुत ट्रस्ट था। तो वो मुझे बोले कि नहीं, फादर का तुम कैरेक्टर प्ले कीजिए, और इससे एज एन एक्टर भी तुम्हें बहुत सारा सीखने को मिलेगा। जब मैंने ये फिल्म की तो मैं एज एन एक्टर ही इस फिल्म को देख रहा था, बट जैसे ही मैं ये फिल्म में घुसा और फिर मैंने वो जर्नी जो जी, तो मुझे पता चला एज एन एक्टर तो इसमें बहुत कुछ सीखने को है, बट एज अ सन, एज अ फादर, आप बहुत ज़्यादा आपके चेंजेस आने वाले हैं। माइंडसेट चेंज हो गया मेरा। जैसे मैं भी वही जनरेशन से हूँ, तो मैं भी पूछता था कि पापा सो के तो किया क्या है आपने मेरे लिए, और सभी यही बोलते हैं। जब मैंने ये फिल्म की तो मैं ड्रास्टिकली, मेरा सब कुछ चेंज हो गया। मैं आज कहता हूँ पापा थैंक यू, जो कुछ भी मेरे पास है वो सब मेरे फादर की वजह से है, और अप्रिशिएट करता हूँ चीज़ें। क्यों करता हूँ? क्योंकि मैंने समर्पित का जो कैरेक्टर था वो जिया है। मुझे पता चला कि कितना ज्यादा एक फादर हार्डवर्क करता है। माँ जो होती है वो आपको चीजें अवेलेबल कराती है, लेकिन उसके पीछे जो स्ट्रगल है आपके फादर का है। फादर से हमारी बॉन्डिंग उतनी हो नहीं पाती, क्योंकि मोस्टली वो बाहर ही रहते हैं। चीजें हमें जो अवेलेबल होती है वो माँ के थ्रू होती है, तो माँ से हमारी बॉन्डिंग ज्यादा होती है। हम कभी अपने पापा को हक करके नहीं बोल पाते कि पापा हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। बट समर्पित करने के बाद जब ये फिल्म खत्म हुई, मुझे मेरे फादर का स्ट्रगल समझ में आया। मेरे ही फादर का नहीं, मुझे ऑल ओवर वर्ल्ड जो पेरेंट्स होते हैं, मतलब फादर बेसिकली, उनका मुझे समझ में आया कि यार कितना हार्डवर्क करते हैं, और हम बच्चे उनको बोल देते कि पापा आपने मेरे लिए किया क्या है।
तो हमें समझ में आया यू डोंट नो व्हाट यू हैव अंटिल यू लूज इट। जब तक आप खो ना दें वो चीज जो आपके पास है तब तक आपको उसकी कदर नहीं होती। तो मैंने अपने फादर को हक किया और थैंक यू बोला जो कुछ भी मेरे पास है। एज एन एक्टर मैंने बहुत कुछ सीखा, बट एज अ सन मेरे अंदर बहुत ज्यादा चेंजेस आए। बिल्कुल। और शायद आप सबकी जो एक थॉट प्रोसेस है कि ये फिल्म देखने के बाद एक सोसाइटी में जो चेंज होना चाहिए वो बहुत बहुत खूबसूरत है। और यहाँ पर हम ये भी जानना चाहेंगे, जब आपने बनाना शुरू किया इस फिल्म को, जब आपका विचार, सोच और ये सफर के बीच में जो वक्त बिताया है, जो और स्टार कास्ट आपके साथ जुड़ी है, किस तरह का सफर रहा और कैसा लगा ये फिल्म बनाना जब आपने सोचा और जब बन के आई? तो एहसान जी से जानना चाहेंगे। जी मैम, तो जब हमने ये सोचा, ये हमने लिखी बैठ के स्टोरी, तो हम लोगों को ऐसा नहीं लगा था कि हम इसको इतना अच्छा बना पाएंगे या ऐसा कर पाएंगे। लेकिन फिर जब हमने लिखना शुरू किया तो हमने कहा यार ये तो एकदम यूनिवर्सल इमोशन है। मतलब फादर तो सबके हैं, क्योंकि आप बॉलीवुड में भी देखेंगे तो माँ के ऊपर कविताएं हैं, माँ के ऊपर गाने हैं, लेकिन फादर को किसी ने मतलब किया है, लोगों ने, ऐसा नहीं कह रहा हूँ, किसी ने आजकल रिसेंटली इतना अप्रिशिएट नहीं किया, जबकि कितना बड़ा कैरेक्टर है एक फादर का। मतलब जिस दिन बच्चा पैदा होता है बाप अपने लिए जीना छोड़ देता है ना। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं फिर हमारे साथ और लोग जुड़ते गए। हमारे साथ जया मैम जुड़ी, जो कि बहुत अच्छी एक्ट्रेस है, उन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया। जया भट्टाचार्य जी। उसके अलावा जावेद हैदर करके एक सीनियर एक्टर है, वो तो चाइल्ड आर्टिस्ट से काम कर रहे हैं, बॉलीवुड में काफी नोन है। तो ऐसे ही लोग जुड़ते गए और हम उनको कहानी सुनाते गए, तो कहीं ना कहीं सबको बहुत पसंद आती गई। फिर हमने बनाना शुरू की। फिर लेकिन सबसे डिफिकल्ट का टास्क था अंकित के लिए, क्योंकि इनको 3 टाइमलाइन प्ले। हाँ, ये मैं पूछने वाली थी कि जो एक जनरेशन लीप है, इन्होंने सारे किरदार निभाए हैं, तो वो एक्सपीरियंस में अंकित आपसे जानना चाहूंगी कि कैसा आपको लगा, क्योंकि आप फिल्म करने आए हो, बहुत डिफिकल्ट होता है अलग अलग जनरेशन, जो जनरेशन लीप है उसको रिफ्लेक्ट करना कैमरे के आगे, सेम कैरेक्टर, सेम इंसान को अलग अलग कैरेक्टर निभाना। कैसा एक्सपीरियंस रहा? और आपने जब इसको हाँ बोला तो क्या आप समझ पाए थे कि इससे आप जस्टिस कर पाएंगे? मैम, मैं पहले तो हाँ बोलने वाला नहीं था, क्योंकि इसमें एज एन एक्टर मेरे को नहीं पता था कितना ज्यादा कैलिबर चाहिए। तो एहसान जी को मेरे ऊपर ज्यादा ट्रस्ट था। मैं बोलता था कि भाई प्लीज मेरे को ना ये बेटे का कैरेक्टर करने दो, और मेरे एज ग्रुप भी वही है। बट ये बोले कि नहीं, करते हैं, आप कर लोगे। और मैंने एज एन एक्टर जो क्लासेस ली हैं वो इकराम अख्तर सर के साथ लिए, और ऑलमोस्ट मेरे को उनके साथ 14 साल हो गए ना। तो जब मैं ये फिल्म में गया और हमने फ्लोर पर गए, शूट स्टार्ट किया, तो मैंने एज एन एक्टर ही काम किया, क्योंकि एज ग्रुप वही था 25 से 28, वो मेरा एज ग्रुप है, मेरे को कोई तकलीफ नहीं। लेकिन जैसे ही मैं 40 क्रॉस किया तो मुझे पता चला कि यार फादर का स्ट्रगल होता क्या है। फिर हमने एज एन एक्टर बंद कर दिया और एक कैरेक्टर को फिर हमने पूरा जिया है। बहुत सारी जगह ऐसा हो गया था कि एक सीन था, मतलब वो हम अभी नहीं पूछ सकते हैं, बट एक सीन था जहां पर मैं इमोशनली इतना ब्रेकडाउन हो गया मैं कि मैं ऑलमोस्ट 12 साढ़े 12 से रोया था सुबह के 4 बजे तक कंटिन्यूसली। मेरे आंसू खत्म हो गए थे। ये एहसान जी मेरे पास आए, हक करा, कह रहे हो गया बस ठीक है यार, अब क्यों रोए जा रहे हो। बट वो इमोशनली इतना कनेक्ट कर जाता है मतलब कि आप अपने आंसू वगैरह रोक ही नहीं सकते। तो एज एन एक्टर तो मैंने सीखा बहुत ज्यादा, मुझे पता चला मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ। और मैंने उसको, जब मैंने ये फिल्म देखी और जब लोग रोए हैं, तो हमने इसकी रिव्यू की, तो मुझे पता चला कि हाँ मैं इस कैरेक्टर को जस्टिफाई कर पाया। आप जो हम इमोशंस की बात कर रहे हैं, क्योंकि पारिवारिक रिश्ते खासकर माँ बाप से जब तक आप ये कोई आपको समझाए नहीं, क्योंकि बच्चों का एक अपना जोन होता है, बच्चे वो जोन एंजॉय करते हैं क्योंकि उनको हर चीज मिलती रहती है। ऐसे में बहुत आपके लिए तारीफ भरा काम है कि आप बच्चों को ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप समझिए, आपका जो ये सफर है उसके पीछे सब कुछ जो आसानी से उपलब्ध है, जो आपको मिल रहा है, वो इतना भी आसान नहीं है। तो ऐसे में आपको लगता है कि बच्चे इससे कनेक्ट कर पाएंगे? क्योंकि आजकल के जो, खासकर आपने जो जेनजीज का नाम लिया, क्योंकि बच्चे बहुत ऐसा बोलते हैं, सुपरफिशियल लेवल पे रहते, सब कुछ उनको आसानी से मिला होता है। तो एहसान जी, आपको लगता है कि जो बच्चे इससे कनेक्ट कर पाएंगे आज के समय में, क्योंकि ये सब चीजें जिस तरह के डिजिटल वर्ल्ड में आजकल के बच्चे रहते हैं, ये इमोशन पकड़ पाएंगे? मैम, हमने कोशिश तो की है, और कहीं ना कहीं हमने अभी जो 2 प्रीव्यू किए थे उसमें जेनजीज को भी बैठाया था। तो हमने बेसिकली जो मूवी बनाई है मैम, वो हमने ऐसी नहीं बनाई कि बहुत ही इमोशनल चली जा रही है मूवी, तो आदमी बोर हो जाए, बोले नहीं यार ये तो कुछ स्पेसिफिक बुड्ढे लोगों के लिए मूवी है। हमने उसमें सारे पोर्शंस डाले, मतलब एक जेनजी की भी लाइफ डाली है, ताकि बंदा एंजॉय कर सके, whoever is watching is going to enjoy it। तो कहीं ना कहीं लोग कनेक्ट हो जाते हैं। जैसे हमने अब
क्या होता है मैम कि हमने थोड़ा सा रूरल भी रखा है मूवी में, थोड़े से मॉडर्न विजुअल्स भी रखे हैं। तो अब जेंजी ने इंटरेस्ट इसलिए लिया क्योंकि उन्होंने इतना ज्यादा गरीबी टाइप का देखा नहीं स्टार्टिंग में। फिर हम उन्हीं को ले आए वापस से कि आजकल वो जो कर रहे हैं, हाँ। कितनी इजी लाइफ है, कितना वो है। और कहीं ना कहीं क्लाइमेक्स में जो हमारे 20 मिनट्स है क्लाइमेक्स के, जिसमें हम लोग क्लेम करते हैं कि कोई भी बंदा बिना रोए बाहर नहीं आ सकता है, उसमें सब रोते हैं। क्योंकि मैंने देखा है कि एजुकेशन के थ्रू आपको एजुकेशन मिल रही है वर्ल्ड में। संस्कार आपको फिल्म से, मतलब फिल्म से तो नहीं कह रहा हूँ, मतलब घर में ही मिलते हैं। लेकिन आजकल किसी के पास टाइम ही नहीं है। मतलब इवन मैं भी बैठा होता हूँ, मुझे कुछ चाहिए होता है तो मैं मतलब व्हाट्सएप पे बोल रहा हूँ, इंस्टेड ऑफ टॉकिंग टू ईच अदर दे आर यूजिंग व्हाट्सएप टू से लाइक प्लीज ब्रिंग मी वाटर और कि अब क्या है, लोग रील्स ज्यादा देखते हैं। हाँ। तो जो पेरेंट्स से बच्चों की कनेक्टिविटी होती थी, जैसे हम भी खेलते थे, भागते थे, दौड़ते थे। अब हमें देखा है मैंने कि अब बच्चे क्या करते हैं कि आप लकड़ी की कांटी लगा दो और उसके बाद बच्चा खाना स्टार्ट कर देता है। माँ की बेटे से बच्चे से कनेक्टिविटी टूटती जा रही, फोन लगा दिया और बस बच्चा खाना खा रहा है, बच्चा वही चीजें देख रहा है। तो हमारी जो कनेक्टिविटी है पेरेंट्स से वो टूटती जा रही है, वो बिकॉज ऑफ रील्स और इंस्टाग्राम और ये सब जो हम यूज करते हैं। कीजिए, बुरा नहीं है, बट थोड़ा सा कम कीजिए, क्योंकि पेरेंट्स को टाइम देना बहुत जरूरी है। तो ये हमने फिल्म में भी दिखाया है। बिल्कुल। और ये वैल्यूज हम सब जानते हैं कि समाज का जो सोशल जो बेस है वो रिश्ते ही हैं, और उन रिश्तों में माँ बाप का जो की जो जगह है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और समर्पित एक ऐसी मूवी है जो इन सब भावनाओं को निचोड़ करके एक ऐसी फिल्म बनाई गई है जिससे ये रिश्ते एक बार फिर से ऊपर आए और समझें आप एक दूसरे के इम्पोर्टेंट को। जो कि बहुत सही बात अंकित ने भी कही कि हम देखते हैं बच्चा आजकल, ये भी बहुत बड़ा लोगों के लिए चिंता का विषय है कि माँ बाप बच्चों को फोन पकड़ा देते हैं। तो यहाँ पर कनेक्शन दोनों लोगों को बिठाना है, सिर्फ बच्चों को माँ बाप से नहीं, माँ बाप को भी बच्चों से। लेकिन यहाँ पर पिता के कैरेक्टर को बहुत स्ट्रांग तरीके से दिखाया गया है। मैं अंकित से और साथ ही एहसान जी से भी जानना चाहूंगी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, ना सिर्फ आप लोगों ने फिल्म को पिता को समर्पित करके एक ऐसे रिश्ते को उभारा है, बल्कि ये भी आपने लक्ष्य बनाया है कि फिल्म की जो भी अर्निंग होगी उसका 50% हिस्सा कमाई का वो कैंसर पेशेंट्स के लिए जाएगा। पहले तो आप सब बहुत तारीफ के काबिल हैं कि आपने ऐसा सोचा, ऐसा विचार किया। आप सबको बहुत बहुत बधाई इसके लिए। इसके पीछे वजह क्या है ये बताइए आप। इसके पीछे मैम वजह यही थी कि हमने देखा कि कहीं ना कहीं एक अच्छे कॉज के लिए हमने फिल्म बनाई है, तो इसका जो भी रेवेन्यू आता है वो भी कहीं ना कहीं अच्छे कॉज के लिए ही जाए। इसलिए हमने सोचा कि ठीक है, ये फिल्म तो बन गई, अच्छी बन गई, और अगर ये सुपर डुपर हिट होती है, चलती है जैसे हमने सोचा है, तो हम इसका डेफिनेटली देने वाले। हमारा मानना ये था, फिल्म 1 लाख कमाए, 1 करोड़ कमाए, 100 करोड़ कमाए, whatever, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम कितने लोगों की हेल्प कर पा रहे हैं इस फिल्म से, वो हमारे लिए मेन है। क्योंकि कैंसर बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। आप देखेंगे मोस्टली तो हर एरियाज में आपको हर 10-15 घर के बाद पता चलता है कि कैंसर हुआ है, वो भी कैंसर हुआ है। जहाँ मैं रहता हूँ, मेरे होम टाउन में, उधर में भी मेरे आस पड़ोस में मैंने देखा कि 4-5 लोग जो हैं वो ऐसे कैंसर पीड़ित हैं। बहुत सारे लोग हैं जो अपने आप को तब केपेबल नहीं होते, पैसे नहीं होते मैम लोगों के पास, और कभी कभी घर का मेन सदस्य लोगों का चला जाता है। तो अगर हम किसी एक को भी बचा पाए तो वो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। तो मेन रीजन यही है कि हम चाहते हैं कि कैंसर पेशेंट्स जो भी हैं, कैंसर पेशेंट्स के अलावा अगर हम किसी बच्चे की हेल्प कर पाए पढ़ाई में या कुछ भी, वो भी हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और वाकई बहुत ही अच्छे कॉज के लिए फिल्म को, जैसा कि अंकित ने भी बताया, अंकित जी ने कि 50% हिस्सा पहले ही डिसाइडेड था, भले ही कमाई कितनी होती है फिल्म की, इरिस्पेक्टिव दैट। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। और अभी अंकित जी, मैं समझना चाहूंगी, जब आप फिल्म की बात करते हैं तो स्टार कास्ट, आपके को एक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसा कि आपने जया जी का नाम लिया, जावेद जी का नाम लिया। सबके साथ काम करना ऐसे इमोशनल टॉपिक में कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? मैम एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। बहुत अच्छा इसलिए था क्योंकि आप अगर खराब एक्टर्स के साथ काम करते हो ना, तो आपका भी जो एक्टिंग है ना, परफॉर्मेंस है वो थोड़ा सा लो लेवल पे चला जाता है, क्योंकि हमें लगता है हाँ हमने इससे बेहतर कर दिया, ठीक है। लेकिन जब आप बहुत बेहतरीन एक्टर्स के साथ काम करते हो तो आप अपना जो परफॉर्मेंस है बहुत ज्यादा ग्रो हो जाता है, और आप चाहते हो कि आप ओवर शेडो ना करो। तो वहां पर परफॉर्मेंस जैसे जया जी के साथ था तो मुझे बहुत अच्छा लगा एज एन एक्टर, मैंने बहुत सारा सीखा। जावेद जी के साथ भी था। देव व्यास करके इसमें है जो मेरे बेटे का कैरेक्टर करता है। बच्चा जो था मीत, जो मेरा बेटा बना, वो बहुत कमाल का एक्टर था मैम। और इसके साथ प्रशिका शर्मा भी हैं
जो मेरी बहू का कैरेक्टर कर रही है वो भी बहुत कमाल एक्टर थी। तो जब कास्ट इतनी अच्छी हो तो मैम इतना हमें फिर लगा नहीं कि हम कहीं पे फंसेंगे। और जब हमने ये इसका आउटपुट देखा, आउटकम देखा फिल्म का, तो हमें लगा कि हमने हाँ फिल्म के साथ जस्टिफाई कर दिया भाई, जस्टिफाइड फिल्म है, अभी लोग देखेंगे तो रोने वाले हैं। एहसान जी, एक यंग एक्टर को सारे जनरेशन लीड के लिए पहली बात तो मोटिवेट आपने किया, फिर उनसे एक्टिंग करवाना, तो उनके लिए तो चैलेंज कितना है नहीं उन्होंने बताया, आपके लिए कितना बड़ा चैलेंज था एक यंग एक्टर को मोटिवेट करके या सारे जनरेशन लीड पिता भी बना देना, बेटा भी बना देना, आपके लिए कैसा एक्सपीरियंस और कितना चैलेंजिंग था? मैम एक्चुअली मैं बहुत ही ज्यादा चैलेंजिंग था। लोगों को लगता है ऐसा, क्योंकि कैरेक्टर्स जो बनाना, कैरेक्टर्स ही जीते हैं मैम। देखिए फिल्म कभी नहीं जीती है, फिल्म का नाम लोग भूल जाते हैं। जैसे आप डीडीएलजे के आप राज को जानते हैं या कल होना हो के राहुल को जानते हैं आप, तो कैरेक्टर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। और मैं ज्यादातर वर्क कैरेक्टर्स पे करता हूँ, क्योंकि लोग कैरेक्टर्स याद रखते हैं। जैसे गब्बर लोगों को याद है, शोले भले याद है वो ना हो, तो इसी तरह मैंने कैरेक्टर्स पे बहुत काम किया और बहुत ही सब बस। आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रही ये दो तस्वीरें एक ही शख्स की हैं, जिसके दो नाम हैं, एक आयुष मलिक, दूसरा नाम है मोहम्मद अली। सवाल यह है कि आखिर इन दो तस्वीरों के बीच ऐसा क्या हुआ जिसने एक परिवार की पूरी दुनिया बदल दी। यूपी के शामली में हिंदू दवा व्यापारी के इकलौते और हाईली एजुकेटेड बेटे आयुष मलिक को प्रेम जाल में फंसाकर मोहम्मद अली बनाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। ये मामला सिर्फ एक परिवार की कहानी नहीं बल्कि कई बड़े सवालों का केंद्र बन गया है। आरोप है कि करोड़ों की संपत्ति के वारिस आयुष मलिक की मुलाकात साल 2018 में एक जिम ट्रेनर और फिजियोथेरेपिस्ट चांदनी कुरैशी से हुई। पहले इलाज, फिर दोस्ती, फिर नजदीकियां, और फिर कहानी ने ऐसा मोड़ लिया जिसने पूरे परिवार को हिलाकर रख दिया। परिवार का दावा है कि आयुष को धीरे धीरे अपने परिवार से दूर किया गया। परिवार का आरोप यह भी है कि चांदनी ने आयुष का पूरी तरह से ब्रेन वॉश किया। चांदनी आयुष को पाकिस्तान के मौलाना इसरार अहमद के वीडियो दिखाने के लिए मोटिवेट करती थी, पुश करती थी। आयुष अब खुद को कट्टर मुस्लिम मानने लगा है। वो 5 वक्त की नमाज पढ़ता है और उसने लंबी दाढ़ी बना रखी है। परिवार से पूरी तरह दूरी भी बना ली है। साल 2023 में आरोपी उसे दिल्ली ले गए, जहां कथित तौर पर उसका धर्म परिवर्तन कर निकाह कराया गया और उसका नाम बदलकर मोहम्मद अली रख दिया गया। मामला यही खत्म नहीं होता। आयुष के पिता शामली के बड़े दवा व्यापारी हैं। परिवार का आरोप है कि 50 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति पर उनकी नजर थी और इसी मकसद से पूरा खेल रचा गया, क्योंकि चांदनी के परिवार वाले दवा व्यापारी के दुकान पर काम करते थे। धमकियां देने और दबाव बनाने के आरोप भी लगे हैं। अब पुलिस ने मुख्य आरोपी चांदनी कुरैशी और उसके पिता को गिरफ्तार कर लिया है। एसआईटी इस पूरे मामले की जांच कर रही है। कई दावे, कई आरोप और कई सवाल अभी जांच के दायरे में है, लेकिन इस मामले ने एक बार फिर देश में धर्म परिवर्तन और तथाकथित लव जिहाद की बहस को तेज कर दिया है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ये दो वयस्कों के बीच रिश्ते का मामला है या फिर प्यार की आड़ में पहचान, आस्था और करोड़ों की संपत्ति तक पहुंचने की कथित साजिश। जवाब जांच में सामने आएगा, लेकिन फिलहाल शामली का ये मामला पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। मैं उनको सॉरी नहीं बोल पाया बिकॉज वो अभी है नहीं इस दुनिया में, तो कहीं ना कहीं वो एक रिग्रेट रह गया दिल में कि मैं उनको एक बार हक करके बोल देता कि आई लव यू डैड, और आपने मेरे लिए बहुत किया। तो बस यही एक मैं कहना चाहूँ। बिल्कुल। और चलिए फिल्में की बात, जैसा कि अंकित जी ने कहा कि फिल्में बहुत सारी करते हैं हम और फ्यूचर में बहुत सारे ऐसे वेंचर होंगे जो आप लोग करेंगे। फिलहाल एक और फिल्म का आप लोगों ने अनाउंसमेंट किया है और उसके बारे में कुछ बताएंगे अंकित? मैम ऑरा एक रोमांटिक प्लस थ्रिलर मूवी है। तो ये गैंगस्टर बेस्ड रोमांटिक फिल्म है जिसमें मैं एक गैंगस्टर का कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ और एहसान जी उसको डायरेक्ट कर रहे हैं। एहसान जी, कब तक देखने को आएगी? अभी 19 जून को तो हम आपकी एक क्रिएशन देखने जा रहे हैं। ऑरा कब तक रिलीज होगी, क्या प्लानिंग है उसके पीछे? ऑरा का मैम हमने प्लान किया हुआ है, इसी साल हम उसको शुरू कर रहे हैं, इसके जस्ट बाद, तो वो नेक्स्ट ईयर तक
वी होप कि आ जाएगी। आपके फिल्मों के नाम बहुत शॉर्ट यूनिक होते हैं जो एकदम से हिट करते हैं। समर्पित भी ऐसा सुन के तुरंत से लगता है कि हाँ बहुत सिंपल बट यूनिक, नॉर्मल भी है, कैजुअल भी है, लेकिन ऐसा आपको हिट करता है। और अभी वैसा ही नाम है, तो आप नाम चुनने के पीछे कुछ खास यूएसपी है आपकी? जी मैम, बस हम लोग हार्ड वर्क करते हैं, कुछ यूनिक करना चाहते हैं, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स करना चाहते हैं। जैसे कि ऑरा भी है, ये एक नॉर्मल मूवी नहीं है, नॉर्मल गैंगस्टर मूवी नहीं है, इसमें भी एक बहुत अच्छा मैसेज रहेगा, मतलब एक आउट ऑफ द बॉक्स रहेगी ये भी थोड़ी जो हिट करेगी ऑडियंस। बिल्कुल, तो आपकी फिल्में आपके विचार और सोच सबको रिफ्लेक्ट करते हैं, ना सिर्फ फिल्मों की कहानियां। जिस तरह से आपने समर्पित भी हम देख रहे हैं, टीजर आया है और ट्रेलर के जरिए भी समझ सकते हैं कि किस तरह का इमोशन है। वैसे ही औरा फिल्म को लेकर भी जैसा कि कहना है कि आप उसके साथ भी एक नई कहानी, एक नए कलेवर में देखेंगे और एक सोशल कॉज जो इस फिल्म से जुड़ा हुआ है कि कैंसर पेशेंट्स को 50% फिल्म का जो रेवेन्यू होगा, जो कमाई होगी, वो शेयर किया जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है जब सोसाइटी में कोई इस तरह के मोटिव लेके काम करता है तो उसको अप्रिशिएट करना बनता है। और समर्पित फिल्म ना सिर्फ आपके लिए है बल्कि सोशल कॉज के लिए भी है। तो आप सब से गुजारिश है कि आप सब 19 जून को समर्पित फिल्म देखना बिल्कुल ना भूलें और स्टार कास्ट को, डायरेक्टर को अप्रिशिएट करें, क्योंकि बहुत बेहतरीन काम किया गया है। हमने एहसान जी से और अंकित जी से समझा कि फिल्म में क्या कुछ खास है, और प्लीज जाइए क्योंकि ये फिल्म आपके दिल को जरूर छुएगी और आप महसूस करेंगे कि एक पिता आपके जीवन में कितनी अहमियत रखता है। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखते रहिए 24 न्यूज। नमस्कार।